लॉटरी का टिकट। एंटोन चेखव। इवान इमिट्रिच 1200 रूबल की वार्षिक आय में परिवार का भरण पोषण करने वाला, अपने भाग्य से संतुष्ट एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति था। शाम का खाना खाने के बाद सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं आज का अखबार नहीं देख पाई हूं, उसकी पत्नी खाने की मेज साफ करते हुए बोली। जरा देखो तो सही, उसमें लॉटरी जीतने वाली टिकटों में मेरा नंबर है या नहीं? हाँ है, इवान ने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारे टिकट की तो तारीख निकल गई है। नहीं, मैंने मंगलवार को टिकट बदला दिया था। अच्छा, क्या नंबर है? सीरीज 9499 नंबर 261। ठीक है, मैं देख लूंगा। 9499 और 261। इवान डमिट्रिच को लॉटरी में कतई विश्वास नहीं था। अपने उसूल के मुताबिक वो जीतने वाले नंबरों की सूची देखने वाला नहीं था, लेकिन उस वक्त उसके पास और कोई काम नहीं था। अखबार भी सामने पड़ा था, इसलिए उसने नंबरों की सूची पर ऊपर से नीचे की तरफ उंगली घुमाई। तत्क्षण उसके अविश्वास का मजाक उड़ाती हुई उसकी नजर ऊपर से नीचे की दूसरी लाइन में 9499 नंबर पर पड़ गई। अपनी आंखों पर उसको विश्वास नहीं हुआ। टिकट का नंबर देखे बिना ही उसने अखबार को जल्दी से अपने घुटनों पर टिका लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पे ठंडा पानी उंडेल दिया हो। पेट में अजीब सी ठंडक और तेज गुदगुदी महसूस हो रही थी। माशा, 9499 नंबर है, उसने अविश्वसनीय स्वर में कहा। उसकी पत्नी उसके हैरान परेशान चेहरे को देखकर समझ गई थी कि वो मजाक नहीं कर रहा। 9499? उसने पूछा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेजपोश को उसने मेज पर ही छोड़ दिया। हाँ हाँ, ये सचमुच इसमें है। और टिकट का नंबर? हाँ, टिकट का नंबर भी है। रुको, इंतजार करो। मैंने बताया है कि इसमें हमारी सीरीज का नंबर है। तुम समझ रही हो ना? पत्नी की तरफ देखकर इवान के चेहरे पर निश्चल मुस्कान दौड़ आई। उसी प्रकार जिस प्रकार शिशु किसी चमकीली रंग बिरंगी चीज को देखकर मुस्कुरा पड़ता है, उसकी पत्नी भी मुस्कुरा रही थी। उसको भी ये बात अच्छी लगी कि उसने केवल सीरीज का नंबर ही बताया था। टिकट का नंबर देखने की कोशिश उसने अभी नहीं की थी। संभावित धन ऐश्वर्य की आशा स्वयं में अतीव सुख और रोमांचकारी होती है। ये हमारी ही सीरीज है। काफी देर तक चुप रहने के बाद इवान बोला। इस बात की पूरी संभावना है कि हम जीत गए हैं। ये केवल संभावना है। फिर भी है तो सही। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अब टिकट का नंबर देखो। ओहो, थोड़ा इंतजार करो। निराश होने के लिए तो बहुत समय पड़ा है। नंबर ऊपर से दूसरी लाइन में है, इसलिए पुरस्कार राशि 75,000 रूबल होगी। ये केवल धन ही नहीं, बल्कि ताकत और पूंजी भी है। कुछ देर बाद मैं लिस्ट देख लूंगा। और वो नंबर 26 भी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? यदि सचमुच हमारी लॉटरी निकल आई तो? पति पत्नी चुपचाप एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। जीतने की आशा ने उनको बेचैन कर दिया। न कुछ बोल पा रहे थे और न ही सोच पा रहे थे कि वो उन 75,000 रूबल का करेंगे क्या। क्या खरीदेंगे, कहां जाएंगे। उनके दिमाग में तो उस समय केवल 9,499 नंबर और 75,000 रूबल घूम रहे थे। वो आने वाली खुशी का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे। यदि हमारा नंबर निकल गया, वो कहने लगा, तो हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, एकदम अलग। ये टिकट तुम्हारा है। यदि मेरा होता तो निश्चय ही सबसे पहले मैं 25,000 रूबल से एक शानदार एस्टेट खरीदता। 10,000 तात्कालिक आवश्यकताओं जैसे घर की नई साज सज्जा, घूमना फिरना, कर्ज का भुगतान, इन सब में खर्च करता और बाकी के 40,000 बैंक में डाल देता। उसके ब्याज से आमदनी होती। हाँ, एस्टेट खरीदना अच्छा रहेगा। उसकी पत्नी बैठ गई, गोदी में हाथ रखकर बोली। टूला या ओरियल के आसपास लेंगे। गर्मियों के मकान की तो हमें अभी जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त उससे हमेशा आमदनी होती रहेगी। इवान की कल्पना में नए नए चित्र उभर रहे थे। प्रत्येक चित्र पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर और अधिक काव्यमय होता। सभी चित्रों में वो स्वयं को रिष्ट पुष्ट, गंभीर, स्वस्थ, ऊर्जावान और कामुक देख रहा था। देख रहा था कि गर्मियों का बर्फ सा ठंडा सूप पीने के बाद नदी किनारे गर्म रेत में पीठ के बल लेटा हुआ है
या फिर नींबू के पेड़ की ठंडी हवा तले आराम। कितना सुखदाई, कितना शक्तिदायी है। उसका बेटा और बेटी पास ही रेत से खेल रहे हैं, घास में कीड़ों को पकड़ रहे हैं और वो आराम से सो रहा है। किसी बात की चिंता नहीं। आज, कल या उसके बाद ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं। खाली बैठे बैठे ऊब जाने पर वो हरे भरे खेतों में, मशरूम के जंगलों में सैर करेगा या मछुआरों को जाल में मछली पकड़ते देखने का आनंद लेगा। दिन ढलने पर साबुन तौलिया लेकर नदी के तट पर बने शेड में घुसकर आराम से कपड़े उतारेगा, नंगी छाती पर धीरे धीरे हाथों से साबुन मलेगा और फिर पानी में घुस जाएगा। पानी में साबुन से बने झाग के आसपास छोटी छोटी मछलियां दौड़ेंगी। पानी में उगी हरी जंगली घास अपना सिर हिलाएंगी। नहाने के बाद वो मलाई वाली चाय पिएगा और दूध से बनी बर्फी खाएगा। शाम के समय सैर करेगा या फिर मारेगा पड़ोसियों के साथ गपशप। एक सुंदर बढ़िया सी एस्टेट खरीदना ही ठीक रहेगा, उसकी पत्नी ने कहा। वो भी कल्पना जगत में विचर रही थी। चेहरे से स्पष्ट था कि मन ही मन वो अपने विचारों पर पुलकित हो रही है। शरद ऋतु की फुहारों, ठंडी शामों और सेंट मार्टिन की गर्मी के बीच इवान डिमिट्रिच अपने आप को देख रहा था। उस मौसम में तरोताजा रहने के लिए उसको बाग में अथवा नदी के किनारे लंबी सैर करनी पड़ेगी। सैर के बाद एक बड़ा ग्लास वोदका का पिएगा। नमकीन मशरूम, मसालेदार चटपटा खीरा खाने के बाद वो वोदका का एक और गिलास पिएगा। बच्चे किचन गार्डन से हाथों में मिट्टी लगी ताजी सौंधी महक वाली गाजर और मूली लेकर दौड़ते हुए आएंगे। वो सोफे पर पैर पसार कर आराम से लेटा हुआ रंगीन चित्रों वाली मैगजीन के पन्ने उल्टेगा पलटेगा या फिर उससे मुंह ढांप कर झपकी लेगा। सेंट मार्टिन में गर्मी के बाद बरसात का उदास मौसम आ जाता है। दिन रात बारिश होती रहती है और नंगे पेड़ रोते दिखाई देते हैं। हवा नम और बर्फीली हो जाती है। कुत्ते, घोड़े, मुर्गे, सभी पशु पक्षी अवसादग्रस्त और खिन्न रहते हैं। बाहर सैर के लिए भी नहीं जाया जा सकता। कोई भी कई कई दिनों तक बाहर नहीं निकल पाता। लाचारी में खिड़की के शीशे से बाहर झांकते हुए कमरे के भीतर ही चहलकदमी करनी पड़ती है। सोचना बंद करके ईवान ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और पूछा, माशा, क्या तुम जानती हो कि मैं विदेश यात्रा करना चाहता हूं? सोचने का क्रम फिर शुरू हो गया। शरद ऋतु के अंत में दक्षिणी फ्रांस, इटली और भारत की यात्रा बढ़िया रहेगी। हाँ, मैं भी विदेश जाना चाहती हूँ, उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन पहले टिकट का नंबर तो देख लो। ओहो, थोड़ा इंतजार और करो। वो कमरे में चक्कर काटता सोचता रहा। सोच रहा था कि यदि वास्तव में उसकी पत्नी भी विदेश गई तो क्या होगा। अकेले या फिर किसी खुशमिजाज, निश्चिंत, वर्तमान में जीने वाली औरत के साथ यात्रा करने में ही वास्तविक आनंद है, न कि ऐसी औरत के साथ जो पूरी यात्रा में अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर बातें करती रहे, एक एक दमड़ी के लिए आहें भरे और निराशा में कांपती रहे। ईवान कल्पना कर रहा था। ट्रेन में उसकी पत्नी ने ढेरों पार्सल, टोकरियां और बैग उठा रखे थे। किसी बात से परेशान होकर शिकायत कर रही है। ट्रेन में बैठने के कारण उसके सर में दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा धन खर्च हो गया है। हर स्टेशन पर उतरकर उबला पानी, डबल रोटी, मक्खन लाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है और महंगा होने के कारण वो कभी पूरा डिनर नहीं करेगी। वो मुझसे पाई पाई का हिसाब लेगी। उसने पत्नी की तरफ देखते हुए सोचा, लॉटरी का टिकट तो उसका है, मेरा नहीं। उसकी विदेश जाने की क्या तुक है? वो बाहर जाकर क्या करेगी? खुद भी होटल के कमरे में बंद रहेगी और मुझे भी अपनी नजरों के सामने से ओझल नहीं होने देगी, मुझे मालूम है। जीवन में पहली बार उसके दिमाग में यह बात आई कि उसकी पत्नी अधेड़ और नीरस हो गई थी। उसके पूरे शरीर से खाना बनाने की गंध आती थी। जवानी में वो कितनी मादक और सुंदर थी। उससे वो आज भी दोबारा शादी कर सकता था। निसंदेह ये सब मूर्खतापूर्ण है, उसने सोचा। लेकिन वो विदेश यात्रा क्यों करना चाहता है? उसको इससे क्या लाभ होगा? मैं जानता हूं, वो जाएगी जरूर। नेपल्स हो या क्लीन, उसके लिए तो घोड़ा गधा सब बराबर। पूरी यात्रा में कांटे की तरह चुभती रहेगी। मैं उस पर आश्रित रहूंगा। मुझे मालूम है कि आम औरतों की तरह ये भी धनराशि मिलते ही तिजोरी में बंद कर देगी, अपने रिश्तेदारों पर लुटाएगी और मुझे पाई पाई के लिए तरसाएगी।
ईवान अब अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगा। लॉटरी निकलने की खबर मिलते ही इसके दुष्ट भाई बहन, अंकल आंटी सब भागते हुए आ जाएंगे। हमारे सामने चिकनी चुपड़ी दिखावटी मुस्कुराहट के साथ भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाएंगे। नीच घिनौने कहीं के। कुछ देने पर और अधिक मांगेंगे, इनकार करने पर चीखेंगे या गालियां देंगे और हर तरह की बद्दुआ भी। इवान डमिट्रिच को अपने रिश्तेदारों का भी ध्यान आया। पहले वो उनको निष्पक्ष रूप से देखता था, लेकिन अब वो भी उसको घिनौने और मक्कार दिखाई दे रहे थे। सबके सब रेंगने वाले कीड़े हैं, उसने सोचा। वो सब उसे घिनौने दिखाई देने लगे। उनके प्रति भी मन में क्रोध अग्नि भड़क उठी। वो ईर्ष्या पूर्वक सोच रहा था, धन दौलत के बारे में ये कुछ भी नहीं जानती, तभी तो इतनी कंजूस है। बहुत हुआ तो मेरे हाथ में भी 100 रूबल थमा देगी और बाकी सब ताले में बंद कर देगी। पत्नी की तरफ मुस्कुराहट के साथ नहीं, अब वो उसकी तरफ घृणा के साथ देखने लगा। पत्नी भी उसको घृणा और क्रोध की दृष्टि से देख रही थी। उसके अपने सपने थे, आकांक्षाएं थीं, इच्छाएं थीं। अपने पति के सपनों को वो भली भांति जानती थी। वो जानती थी कि कौन उसको मिलने वाली इनाम की राशि को सबसे पहले हड़पने की कोशिश करेगा। उसकी आंखों से स्पष्ट झलक रहा था, दूसरों के धन से हवाई किले बनाना अच्छा है, लेकिन तुम ऐसा साहस नहीं कर सकोगे। ईवान पत्नी की नजर में छिपे भावों को ताड़ गया। उसका मन दोबारा घृणा और क्रोध से भर गया। पत्नी को परेशान करने के ख्याल से जल्दी से उसने अखबार के चौथे पन्ने पर नजर डाली और विजयी मुद्रा में बोला, सीरीज 9499 नंबर 46 है, 26 नहीं। घृणा और आशा एक ही क्षण में लुप्त हो गए। ईवान और उसकी पत्नी को कमरा छोटा और अंधकारपूर्ण दिखाई देने लगा। शाम को खाया हुआ खाना हजम नहीं हुआ था, पेट भारी हो रहा था। शाम लंबी और उदास हो गई। इवान डमिट्रिच का मूड खराब हो गया था। गुस्से में वो बोला, इस शैतान का क्या मतलब है? हर जगह पैरों के नीचे कागज की कतरनें, रोटी के टुकड़े और छिलके आ रहे हैं। लगता है कमरों की कभी सफाई नहीं होती। मजबूर होकर बाहर ही जाना पड़ेगा। इस नरक यातना से हमेशा के लिए मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती? बाहर जाकर एस्पन पेड़ से लटक कर जान ही दे दूं।